कुलकर्णी, फाउंडर ऑफ मनस्विनी आयुर्वेद एंड आयुर्मंगलम गर्भ संस्कार। आज हम गर्भ संस्कार के इतिहास के बारे में जानेंगे और गर्भ संस्कार के विज्ञान के बारे में जानेंगे। हम इस गर्भ संस्कार की हिस्ट्री क्या है। यहाँ पे पहला फोटो आप देख पा रहे हो ऋषि कश्यप का। ऋषि कश्यप को दो पत्नियां थी, दिति और आदिति। आदिति को जितने भी पुत्र हुए वो सब देवता समान थे, क्योंकि कश्यप ऋषि के वो पुत्र थे। और जो दिति थी, उनके जो विचार थे, उनका हट था कि उनको ऐसे पुत्र चाहिए जो राक्षस गुणों के हो। और उनको उस विचारों के कारण दो पुत्र हुए, जिनका नाम है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। यहाँ पे आप दूसरा फोटो देख रहे हो, वो है राक्षस हिरण्यकशिपु का। तो माता के विचारों का कैसे प्रभाव होता है आने वाले पीढ़ी पर, इसका ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ऋषि कश्यप ये ऋषि कुल के होने के बाद में भी दिति के विचारों के कारण उनको राक्षस वाला हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के दो राक्षस पुत्र निर्माण हुए। और इसी हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी, वो पत्नी नारायण की भक्त थी, तो वो हमेशा जाप करती थी। और जो हमारे नारद मुनि थे, वो उनको ऋषि के तरफ लेकर गए और दिन रात करते हुए भगवान के जाप के कारण उसके पेट में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, जो कि देवतुल्य माना जाता है, ये सबको पता है। उसी हिरण्यकशिपु के दो अपत्य, जैसे हम यहाँ पे चित्र देख रहे हैं होलिका का, तो दो अपत्यों में भी हम डिफरेंस देख रहे हैं। एक है राक्षसी वृत्ति की होलिका और दूसरे ओर है भक्त प्रहलाद, जो भगवान रूप माना जाता है। तो यहाँ हम इस कथा से इतना समझ सकते हैं कि माँ के विचारों के प्रभाव से ही बच्चे की वृत्ति डिसाइड होती है। ये इससे कई उदाहरण हमारे इतिहास में हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे दूसरा उदाहरण है मनु और शतरूपा। ये मनु और शतरूपा चाहते थे कि उनको एक तेजस्वी अपत्य की प्राप्ति हो। ये मनु ऋषि को अजूस्पर्मिया यानी कि उनका जो स्पर्म काउंट था वो काफी कम था, उनका स्पर्म काउंट ही नहीं था, लेकिन वो तपश्चर्या करके उन्होंने दूसरा जन्म में भी उनकी तपश्चर्या कंटिन्यूअस चलती रही और दशरथ और कौशल्या के रूप में उनका जन्म हुआ। दूसरे जन्म में यही आहार विहार तपश्चर्या उनके फलित उनको भगवान श्री राम जैसे अपत्यों की प्राप्ति हो गई। तीसरा उदाहरण यहाँ इतिहास से है अश्वपति राजा का। हम सब वट पूर्णिमा की पूजा करते हैं और सबको पता है कि सावित्री ने सत्यवान के प्राण भगवान यम से वापस लाए। तो ऐसी जो ज्ञानी तपस्वी सावित्री थी, उसके पिता है अश्वपति राजा। अश्वपति राजा चाहते थे कि उन्हें सबसे ज्ञानी और सात्विक वृत्ति की कन्या की प्राप्ति हो। तो ऐसे ही कन्या की प्राप्ति उनको उनके विचारों के वजह से, उनके आहार विहार और विचारों की वजह से हुई। तो ये सावित्री का उदाहरण है। यहाँ पे रिसेंटली हम देखते हैं शिवाजी महाराज का उदाहरण। तो ये सबको पता है कि अभिमन्यु है, शिवाजी महाराज है, ये तो कई जाने उदाहरण हैं जो हम देखते हैं कि माँ के विचारों के प्रभाव से ही स्वराज्य की स्थापना के बारे में उन्होंने सोचा। और आज इतिहास गवाही देता है कि आज भी उनके तलवार से और शौर्य से हम पूरी चारों दिशा गूंज उठती हैं। ये और एक उदाहरण है जो सिने सृष्टि से, जाकिर हुसैन। इनको कौन नहीं जानता, इनके ताल से कौन नहीं थिरकता। तो उनके पिताश्री है उस्ताद अल्लाह राखा। तो ऐसे कहा जाता है कि उस्ताद अल्लाह राखा जी जब जाकिर हुसैन उनके माँ के पेट में थे, तब उनके पेट पर अपने उंगलियों से ताल बजाते थे। और इन्हीं ताल की वजह से जाकिर हुसैन को गर्भावस्था से ही तालों का ज्ञान प्राप्त था। और जैसे जैसे वो बढ़ते गए, जैसे उनको पोषक वातावरण मिलने लगा, उस पोषक वातावरण के कारण आज जाकिर हुसैन का नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। तो गर्भ संस्कार के ऐसे मैं कई उदाहरण आपको गिनवा सकती हूँ, जो वेदों से लेकर आज की दुनिया तक हमें देखने के लिए मिलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इनके बाद में इतिहास में आपका और आपके बच्चे का भी फोटो आ सकता है।
Yes, you and your Tejasvi child can be the next ideal example of the गर्भ संस्कार. अगर आप सब लोग चाहो तो ये आप भी कर सकते हो, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है. गर्भ संस्कार ये एक ऐसी पुरातन शास्त्रोक्त पद्धति है जिससे हम हमारे शरीर को, मन को और आत्मा को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं जिससे ऐसे अनन्य साधारण उदाहरण प्राप्त हो. तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका आयुर्मंगलम गर्भ संस्कार की इस विचारधारा में स्वागत है. जैसे कि आप सब चाहते हो वैसे भी एक डॉक्टर बनके मैं भी चाहती हूँ कि आप सबकी सुलभ प्रसूति यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हो जिसमें आपका और आपके शिशु का स्वास्थ्य बनी रहे. और दूसरा हमारा मुख्य उद्देश्य है तेजस्वी निर्मिति यानी कि ऐसे अपत्य का निर्माण जिस अपत्य का नाम पूरे सृष्टि में हो. क्या आप सब भी ऐसे ही अपत्य की प्राप्ति चाहते हो? यस मैम. तो ऐसे अपत्य की प्राप्ति अगर आप चाहते हो तो आपको कुछ संकल्पनाओं को सीखना पड़ेगा. हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, हमारा इतिहास और हमारा विज्ञान, इन सबको मिलकर अगर हम साथ आगे बढ़ेंगे तो जरूर आप भी ऐसे ही तेजस्वी अपत्य को प्राप्त करोगे. तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट को मानना होगा, बॉडी, माइंड एंड सोल. अभी आप सब लोग मुझे बताइए कि क्या आप मन और आत्मा को मानते हो? चैट बॉक्स में लिख सकते हो आपका आंसर. क्या आप मानते हो शरीर, मन और आत्मा अलग है? You can write your answers in the chat box. तो काफी सारे लोग मानते हैं, काफी सारे लोग नहीं मानते हैं और काफी सारे लोग कंफ्यूज है. हाँ, मानते तो है पर समझ में नहीं आता कि कैसे उसे समझना है. तो यहाँ पे कुछ एक छोटी से उदाहरण है हमारे दैनंदिन जीवन के जो आपको ये सोचने पे मजबूर करेगी कि यस रियली बॉडी एंड माइंड आर सो डिफरेंट. तो आप मुझे बताइए, कभी कभी जब बहुत झगड़े होते हैं घर में, वाइफ के, हस्बैंड के या माँ के बेटे के या फिर हम कहेंगे कि बहू और सासू माँ के, तब हम जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपके घर का कुछ नहीं चाहिए, बस 2 शब्द प्यार के मिले तो भी मैं खुश रहूंगी. लेकिन जरा सोचिए, अगर शादी के बाद हमें सिर्फ प्यार ही मिला और खाने को कुछ दिया ही नहीं तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा, राइट? सो इसका मतलब है सिर्फ प्यार से हमारे शरीर का, मन का पोषण होता है. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है खाने के लिए और आपने खाना परोसा है और खाने पे बैठते ही खाने वाले इंसान को ताने मारने के लिए शुरू कर दिया, क्या वो सुग्रास भोजन कर पाएगा? वो खाना हजम होगा ही नहीं और वो खाना जाएगा भी नहीं. इसका मतलब है खाने के लिए कितना भी सुग्रास भोजन हो, लेकिन अगर मन की प्रसन्नता नहीं है तो आप वो शरीर को खाना नहीं खा पाओगे और वो शरीर को ग्रहण भी नहीं हो पाएगा. और अगर कितना भी अच्छा मन का पोषण हो और खाने के लिए नहीं मिले तो भी वो नहीं चलेगा. इसका मतलब है शरीर की जरूरत अलग है और मन की जरूरत अलग है. शरीर को चाहिए आहार, व्यायाम, योग और मन को चाहिए योग, प्राणायाम, ध्यान. अभी इन चीजों से हमारी आत्मा पर क्या प्रभाव है? अभी ये आत्मा है या नहीं, यहाँ से शुरुआत होती है. कई लोग आत्मा मानते हैं, कई लोग आत्मा नहीं मानते हैं, परंतु गर्भ संस्कार के समझने के लिए सबसे अहम बात है कि हमें आत्मा का भी स्वीकार करना पड़ता है. So ये आत्मा क्या है? So we can think about this. This is something supernatural power which make our body alive. जो हमारे शरीर को जिंदा रखती है. ये एक ऐसी पावर है जो है तो हमारा शरीर जिंदा है, जो नहीं है तो हमारा शरीर नहीं है. इतने आसानी से हम इस संकल्पनाओं को समझते हैं. अभी इसको समझना बहुत बड़ी बात है. हमारे पास आज सिर्फ 1 घंटा है आपसे बात करने के लिए. तो बस इतना समझिए कि अगर शरीर खुश है तो मन खुश है, तो आत्मा खुश है. अगर शरीर दुखी है,
उपवास है, खाने को नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियस है कि हमारा मन भी दुखी हो जाएगा और हमारी आत्मा भी हो जाएगी। ऑन द कंट्ररी, अगर आपका मन बहुत सुखी है, तो आपका शरीर सुखी है ना? मन सुखी है तो चटनी भाकर खाकर भी कितने लोग खुशी से ज़िंदगी जीते हैं और कितने लोग हैं जिनको 56 भोग होने के बाद में भी उनका शरीर सूखते जाता है। तो अगर मन प्रसन्न है, तो शरीर भी प्रसन्न रहेगा, तो आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। यानी कि हमारे शरीर, मन और आत्मा का एक दूसरे से संबंध है, सबकी ज़रूरतें अलग हैं और सबका एक दूसरे पर परिणाम होता है। आज इतना भी समझ पाएँगे तो भी काफ़ी है, क्योंकि जैसे आपको शरीर, मन और आत्मा है, वैसे ही आपके आने वाले गर्भ में भी शरीर, मन और आत्मा है और इनकी ज़रूरतें अलग हैं। ये सब हम यहाँ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम गर्भ संस्कार के बारे में सोचते हैं, तो सिर्फ माँ को भरपेट खाना खिलाने से आपके बच्चे का सही पोषण नहीं होगा और सिर्फ खुशी-खुशी रखने से, चलो आपको पसंद नहीं है क्या दूध मत लो, जो पसंद है वो करो, सोना है क्या सो जाओ, खाना है क्या खाओ, बाहर जाना है क्या बाहर जाओ। सिर्फ ऐसे करने से भी आपका बच्चा हेल्दी नहीं होगा और सिर्फ खाने से भी आपका बच्चा हेल्दी नहीं होगा। तो अगर हमें ये तेजस्वी निर्मिति वाला बच्चा चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास के बारे में अलग-अलग सोचना होगा। तो बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का संपूर्ण आहार ज़रूरी है, माँ का व्यायाम ज़रूरी है, माँ के लिए योगासन ज़रूरी है। ध्यान रहे, मैं फिर से कह रही हूँ, एक्सरसाइज और योगासन ये दोनों भी अलग हैं। हाँ, ये दोनों भी अलग है क्योंकि व्यायाम आपके शरीर को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है और योगासन आपके शरीर को लवचिक बनाता है, इलास्टिक बनाता है, जो नॉर्मल डिलीवरी के इस 8 घंटे के प्रोसेस के लिए आपको मदद करेगा। व्यायाम और योगासन इन दोनों के इफेक्ट अलग हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको वॉकिंग भी करना है, एक्सरसाइजिंग भी करना है और आपको आसन भी करने हैं। ये तीनों के भी इफेक्ट अलग-अलग हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पे और ये अलग-अलग करने से ही आपके बच्चे पर भी ये अलग-अलग से इम्पैक्ट करेंगे। मानसिक आहार के लिए आपके विचारों का नियमन बहुत ज़रूरी है। हमारी लर्निंग प्रोसेस, अध्ययन शक्ति, हमारी वैचारिक शक्ति और हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हमें मदद करेंगे कि बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छा हो। ध्यान के ऐसे कई तरीके हैं जो हम प्रेगनेंसी में सीख सकते हैं और इसका परिणाम हमारे आने वाले बच्चे के मानसिकता और आध्यात्मिक विकास पर होंगे। स्पिरिचुअल डाइट यानी कि आध्यात्मिक विकास। हम आजकल कई उदाहरण देखते हैं कि बच्चे हमारे खुद के विचारों का नियमन नहीं कर पाते। कभी माँ-बाप पे टूट पड़ते हैं, कभी आत्महत्या करते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी वस्तुएँ तोड़ते हैं। यानी कि हमारे बच्चे आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। इस कोरोना एपिडेमिक्स में हम सब ये जान चुके हैं कि आने वाली प्रोजनी अगर हमें हेल्दी बनानी है, सिर्फ कोरोना ही क्या, सभी प्रकार के वायरस से और सिर्फ नैराश्य ही नहीं, सभी प्रकार के दुखों का भी, चैलेंजेस का भी नियमन करना आयुष्य में ज़रूरी है। और अगर ऐसे चैलेंजेस को ज़िंदगी कोई सरल नहीं होती है ना? हम बोलते हैं मराठी में एक धागा सुखाचा 100 धागे दुःखाचे, यानी कि अप्स एंड डाउन्स आर गोइंग टू कम इन आवर लाइफ बिकॉज़ दिस इज़ ओनली लाइफ। तो अगर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स में भी अगर किसी को स्थिर रहना है, तो इन गर्भ संस्कारों की टेक्निक को हमें अपनाना होगा, तभी हम आध्यात्मिक विकास के साथ में बच्चों के पूरे विकास का नियमन कर पाएँगे। तो इसके लिए क्या-क्या करना होगा? तो ये एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, गर्भ संस्कार में जो भी चीज़ें डॉक्टर्स सिखाते हैं, वो आपके लिए एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। हाँ, ये एक जीवन शैली है जो एक दिन में नहीं, जो आपको लाइफ टाइम अपनानी पड़ेगी। अभी ये लाइफ टाइम जीवन शैली अपनाने के लिए आयुर्वेद के कुछ नियमों को जानना पड़ेगा और कुछ हमारे शारीरिक कहेंगे विज्ञान को भी सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप ये सब कर पाओगे। उसका सबसे पहला हिस्सा आता है डाइट। कोई भी रुग्ण जब मुझे फ़ोन करते हैं तो पहला प्रश्न यही पूछते हैं, मैडम आज मैं 9 महीने प्रेग्नेंट हूँ, 1 महीना प्रेग्नेंट हूँ, प्लान कर रही हूँ, व्हाट डाइट आई शुड टेक? तो माय डियर फ्रेंड्स,
आपको बैलेंस्ड डाइट लेना है। मराठी में ऐसे कहते हैं, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे, यानी कि सब कुछ प्रमाण में चाहिए, है ना? तो ये डाइट भी प्रमाण में होना चाहिए। प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ऑल दे आर द पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर बॉडी, और वो सब सही मात्रा में जाने चाहिए। वो कितनी मात्रा में जाने चाहिए, इनके सोर्सेस क्या होते हैं, इसके लिए आपको कई सारे बुक्स, कई सारी पीडीएफ प्रेजेंटेशन इंटरनेट पे मिलेंगे। आज हम हमारा समय इसमें नहीं, कुछ कंसेप्चुअल लर्निंग में लगाएंगे। तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, कैलोरी रिक्वायरमेंट को देखिए। यहाँ पे नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है वो 2200 कैलोरीज होती है, नॉर्मल वुमन के लिए जो प्रेग्नेंट नहीं है। तो जो प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं वो अचानक से डाइट में चेंजेस ना करें, धीरे धीरे अपने डाइट में बदलाव लाएं। प्रेगनेंसी में यही कैलोरी की रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरीज हो जाती है। तो सिर्फ 300 कैलोरीज बढ़ानी है। अगर 2 जीव की है तो दुगना नहीं खाना है, तो कितना खाना है, सिर्फ 300 कैलोरीज को बढ़ाना है। यानी कि हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, खाने की आपको क्वालिटी बढ़ानी है। वो क्वालिटी कैसे बढ़ानी है वो हम आगे देखेंगे। फॉर लैक्टेटिंग मदर 2900 कैलोरी, यानी कि जो दूध पिलाती माँ है उसको भी डबल नहीं खाना है। तो अभी प्रेगनेंसी डायग्नोस हो गई तो डायरेक्ट डबल आहार कर देते हैं, बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, जो कभी नहीं खाया वो खाने लगते हैं। तो ऐसी चीजें कृपया ना करें। हमें धीरे धीरे आहार को क्वालिटी वाइज बढ़ाना है, ना कि क्वांटिटी वाइज बढ़ाना है। अभी हम देखते हैं, जैसे कि मैंने विषय में भी आपको कहा था कि हम आज देखेंगे कि आहार का शरीर में कैसे रूपांतर होता है। सो आप जो खाना खा रहे हैं उसी से आपके बच्चे का शरीर बनता है। तो ये मेरे कई मदर्स को और मेरे फैमिली मेंबर्स को समझता ही नहीं है। तो ये मैं आज आपको फिर से कहना चाहूंगी कि आप जो भी आहार लेते हो उसी से आपके बच्चे का शरीर बनता है। तो आप कहोगे तो शरीर तो बच्चे का तो ब्लड से बनता है ना? कि माँ के जो रक्ताभिसरण क्रिया होती है उससे माँ के ब्लड से बेबी को ब्लड जाता है और उसी से न्यूट्रिशन बनता है और उसी से बच्चे का शरीर होता है। ये सभी ने पढ़ा होगा। तो आज यहाँ पे आयुर्वेद के 2 कंसेप्ट्स को आपको मैं बताना चाहूंगी। पहला जो चित्र आप देख रहे हैं वो है खेत का। इस खेत में इरिगेशन दिखाया गया है, यानी कि पाइप्स है जो इस खेत में पानी दिए जा रहे हैं। अगर आप पर्याप्त मात्रा में आहार लेते हैं, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी अगर जाता है इस इरिगेशन से, पाइप से, तो आखिरी फसल तक पानी जाएगा और उस सभी पौधों का पोषण होगा जो आखिरी तक है। लेकिन अगर ये पानी कम मिलता है तो एंड तक पानी नहीं जा पाएगा और शुरुआत के सभी अवयवों का, पौधों का पोषण होगा, लेकिन बाद के अवयवों का पोषण नहीं होगा। यानी कि क्या, जब माँ पर्याप्त मात्रा में आहार लेती है तो बच्चे के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन क्रमों से सभी धातुओं का पोषण होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे के शुक्र धातु तक सभी अवयवों का, सभी शरीर के घटकों का पोषण हो, तो आपको पर्याप्त मात्रा में खाना खाना चाहिए। अगर अतिरिक्त मात्रा में किया तो क्या होगा, फसल सड़ जाएगी। यानी कि आपके बच्चे में अतिरिक्त मात्रा के पोषण से बच्चे का शरीर खराब भी हो सकता है। हाँ, इसीलिए हमें पर्याप्त मात्रा में आहार लेना चाहिए और योग्य व्यायाम करने से जो चैनल्स है वो क्लियर रहेंगे। अगर आपके पाइप्स में ब्लॉकेजेस है तो आगे के धातुओं का, कॉन्स्टिट्यूशन का पोषण नहीं हो पाएगा। फिर ये चैनल्स में ब्लॉक कहाँ से आएंगे? अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे हो, एक जगह पे बैठ रहे हो, जागरण कर रहे हो, चीज जैसे चिपचिपे खाने ज्यादा खा रहे हो, बासी खाना खा रहे हो, फ्रिज का खाना खा रहे हो, विरुद्ध आहार खा रहे हो, जो नहीं है वो खाना खा रहे हो, रात का खाना सुबह, सुबह का रात में खा रहे हो, तो ऐसे कई कारणों से आपके सिस्टम में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं और इन ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए आपको व्यायाम करना होगा।
सो माय डियर फ्रेंड्स, आहार के साथ में व्यायाम भी उतना ही जरूरी है। दूसरा यहाँ पे चित्र देख रहे हो आप, इट इज अ पिजन, ये कबूतर है। इसे खले कपोत न्याय कहते हैं, यानी कि पिजन क्या करता है, कहीं पे भी अगर उनको दाने मिल जाए खाने के, तो उन दानों को उठाते हैं और अपने जगह पे लाकर रखते हैं, यानी कि उनके नेस्ट में। वैसे ही शरीर में जहाँ पे जरूरत है, वहां पे हमारा शरीर ये न्यूट्रिशन खींच के लेकर जाता है। यानी कि बादाम खा रहे हो तो बादाम की जरूरत है हमारे बुद्धि को, हमारे ब्रेन को, तो ये हमारे जो न्यूट्रिशंस है, यानी कि हमारे कबूतर क्या करेंगे शरीर के, तो ये न्यूट्रिशंस को, इन दानों को लेकर ब्रेन तक लेकर जाएंगे। तो हमारी बॉडी इतना फाइन फिजियोलॉजिकल सिस्टम डेवलप किया है इस नेचर ने, कि उसको बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ क्या लेकर जाना है। आप बस खाने का काम करो, पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार, सही समय पर, व्यायाम के साथ में अगर आप लेते हो, तो आपके बच्चे के भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सही रूप से जाएगा। तो इन दो न्याय को कभी मत भूलना, पर्याप्त मात्रा में आहार, सही समय पर लिया हुआ आहार और संपूर्ण पोषण वाला आहार आपको लेना है। तो इन दो न्यायों से आपका और आपके बच्चे के शरीर का पोषण होने वाला है। अभी आयुर्वेद क्या कहता है और वो देखते हैं। चतुर्विध आहार लेना चाहिए माँ को। चतुर्विध आहार यानी कि क्या, अशीत यानी कि राइस खाना चाहिए, खाद्य यानी कि चपाती खानी चाहिए, रोटी खानी चाहिए, चाहे ज्वार की हो या नाचनी की या गेहूं की, पीत यानी पीने वाला आहार, जैसे कि दाल शोरबा है, दाल है, कढ़ी है, सूप्स है, डिफरेंट वेजिटेबल्स के जूसेस है, ये पीने वाले सारे पदार्थ का समावेश आपको करना चाहिए। और लेह्य यानी कि चाटने वाला आहार, यानी कि लिक क्या क्या करते हो, जैसे चटनियां है, अचार है, ये हम लिक करते हैं हमारे मुंह से। इन चारों प्रकार का आहार लेने के कारण आपके मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो स्टिमुलेट हो जाती है और वो सही मात्रा में खाया हुआ आहार को पचन कराती है और उनको पोषकांश में बदलने में मदद करती है। तो आयुर्वेद कहता है गर्भिणी माता को इन सभी प्रकार के आहार का समावेश करना है। तो हमारी जो भारतीय खाने की पद्धत है, जैसे कि हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चटनी, अचार, पापड़, सलाद, ये सारी चीजें खाते हैं, तो वैसा ही आहार गर्भिणी को लेना चाहिए। कई माताएं 2-3 साल बाद आती है और कहती है डॉक्टर ये तो खा ही नहीं रहा है, इसे तो सिर्फ राइस ही चाहिए, इसे तो सिर्फ यही चाहिए। ये तो होगा ही, अगर माँ गर्भिणी अवस्था में ही कभी संपूर्ण आहार नहीं ली है, तो डेफिनेटली बच्चे भी उनके बढ़ते उम्र में संपूर्ण आहार नहीं ले पाएंगे। तो गर्भिणी माँ को ये संस्कार करना पड़ेगा, उनको ये चतुर्विध आहार लेना पड़ेगा। इन चतुर्विध आहारों में कई वेरिएशंस हम बना सकते हैं, समय के अभाव से यहाँ पे तो चर्चा नहीं हो पाएगी, बट ध्यान रहे हमारी भारतीय संस्कृति जो है खाने की, उसे अगर अपनाएंगे तो आपका बच्चा संपूर्ण पोषक आहार ले पाएगा। षड्रसात्मक आहार जरूरी है, जैसे मधुर रस प्रधान आहार लेना जरूरी है। गर्भिणी को हर रोज मीठा खाना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट शक्कर वाली मिठाई खानी है ऐसे नहीं है। आहार में भी कई पदार्थ मधुर रसात्मक होते हैं, जैसे राइस हमारा मधुर रसात्मक है, ज्वार की रोटी मधुर रसात्मक है, तो दूध लेते हैं हम लोग तो दूध मधुर रसात्मक है। तो मधुर रसात्मक आहार खाने के शुरुआत में ले, ताकि कफ का उदीरण अच्छा होगा और आपका बोलस आगे ढकेला जाएगा। लेकिन आजकल तो लोग उल्टा करते हैं, पूरा खाना होने के बाद में मधुर रस आहार का सेवन करते हैं, ये बहुत गलत है। आपको पहले मधुर आहार रस का सेवन करना चाहिए, उसके बाद आम्ल लवण रसात्मक आहार, यानी थोड़ा खट्टा और थोड़ा नमकीन। तो हमारी सब्जियों में अगर हम नींबू निचोड़ते हैं या फिर इमली का विनियोग करते हैं, जिनको एसिडिटी की तकलीफ है वो कोकम का विनियोग कर सकते हैं। तो इन आम्ल लवण रस युक्त आहार से आहार का सूक्ष्म विभाजन होने में मदद होगी, डिग्रेडेशन ऑफ द डाइट अच्छे तरीके से होगा, पाचन अच्छे तरीके से होगा। कटु और तिक्त यानी थोड़ा तीखा और थोड़ा कड़वा भी खाना चाहिए। आई एम यूजिंग द वर्ड थोड़ा थोड़ा। किसी भी रस का अतिरिक्त सेवन गर्भ में विकृतियां ला सकती हैं, आपको पता नहीं है, परंतु अति एक रस आहार यानी सिर्फ मीठा खाने से, सिर्फ आम्ल खाने से, सिर्फ तीखा और सिर्फ कटु खाने से गर्भ पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो ध्यान रहे, हम 6 रसों का सेवन करेंगे, परंतु हम एक रस का ज्यादा सेवन नहीं करेंगे,
ताकि हमारे बच्चे का संपूर्ण पोषण हो। तो आपको क्या करना है? चतुर्विध आहार लेना है 4 तरह का, और षड्रसात्मक आहार यानी कि सभी टेस्ट का इन्वॉल्वमेंट आपके खाने में होना चाहिए। अभी ये आहार का विभाजन कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो ये स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और अणु भाग में डिवाइड होता है। माय डियर फ्रेंड्स, यस, हमारे आहार का हमारे शरीर और मन पर प्रभाव होता है। तो आप सब लोग याद कीजिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हो और प्रसाद लेते हो, तो प्रसाद किस टेस्ट का होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी, प्रसाद किस चीज का होता है? कौन से रस का होता है? स्वीट होता है, तीखा होता है, कैसे होता है? सो इट इज मोस्टली मीठा होता है ना? और प्रसाद खाने के बाद में हाउ डू यू फील? आपको बड़ा प्रसन्न लगता है और आपको तृप्त लगता है। ऐसे कभी नहीं लगता है कि थाल भर प्रसाद लो और खाओ, है ना? तो ये मधुर रसात्मक आहार जो है वो आपके शरीर को और मन को तर्पण करने में मदद करती है, प्रसन्नता लाने में, तृप्ति देने में मदद करता है। और ऑन द कॉन्ट्ररी, जरा पानीपुरी का गाढ़ा याद कीजिए, जब लास्ट टाइम आपने पानीपुरी खाई थी। 1 प्लेट आने दो, 2 प्लेट आने दो, 3 प्लेट आने दो, फुल भर जाता है पेट, और फिर भी हम कहते हैं बहुत अच्छी पानीपुरी थी, पेट भर गया यार, अगर और थोड़ी जगह होती तो मैं जरूर 1 प्लेट खाती। यानी अतृप्तिकारक। जो खट्टा तीखा रस होता है, लवण रस होता है, वो अतृप्ति निर्माण करता है। इसीलिए गर्भिणी को तृप्ति देने वाला आहार लेना चाहिए, यानी कि मधुर रस प्रधान, थोड़ा कम तीखा, थोड़ा कम खट्टा, थोड़ा कम लवण रसात्मक आहार उन्हें लेना चाहिए, जो शरीर को और मन को प्रसन्न। अभी ये मन पर कैसे प्रभाव होता है? क्या सच में बॉडी के साथ साथ में आहार से माइंड भी बनता है? जी हाँ, आयुर्वेद माइंड को एक द्रव्य मानता है, जैसे मॉडर्न साइकोलॉजी ये एक इमेजिनरी माइंड मानता है, माइंड एक इमेजिनरी थिंग है ऐसे मानता है। वहां आयुर्वेद इस माइंड को द्रव्य मानता है। यानी कि जब भी हम आहार लेते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग शरीर से बाहर निकल जाता है, मल के भाग में जो हम खाते हैं। आप करके देखो, जितना भी खाना एक थाली में आप खाते हो वो सब मिक्सर से निकालो और आपकी पोटी काउंट करो। यस, दे आर ऑलमोस्ट 99% से, यानी कि 99% 99% जो भी आपका आहार है वो बाहर निकल जाता है मल के रूप में, यानी कि स्टूल्स, यूरिन एंड स्वेट के रूप में। और जो 1% बचा है, उसमें से जो सूक्ष्म भाग है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, यानी कि हमारा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, यानी कि हमारा ब्लड, हमारा मसल, हमारा फैट, हमारा न्यूरॉन, ये सारी चीजें बनाने के लिए सूक्ष्म भाग का विनियोग होता है। सही में हमारे जाठर आदमी को बहुत कुछ देना पड़ता है, लेकिन उसमें से बहुत कम से हमारा शरीर बनता है। और यही शरीर के आहार का तीसरा भाग जो होता है अणु भाग, यानी कि नैनो पार्ट ऑफ आवर डाइट, वो हमारे माइंड का पोषण करता है। आप करके देखो, जब भी कोई झगड़ा होता है तो हम मीठा देते हैं, मीठा देने के बाद झगड़ा छूटता है या नहीं? कम होता है ना झगड़ा। तो क्यों कम होता है? बिकॉज मधुर रस जो है वो प्रीति भाव उत्पन्न करने वाला है। इसीलिए माँ का दूध जो बच्चे को पिलाते हैं वो मधुर रसात्मक होता है, और इसीलिए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, तारुण्य अवस्था में जब हम बहुत तीखा खाने लगते हैं, तब हमारा गुस्सा भी बढ़ जाता है। पहले तो शरीर की प्रकृति भी पित्त की, हमारा आहार विहार भी पित्त का, तो अपने आप गुस्सा आने लगता है। और तीसरा पार्ट अगर आप देखते हो कि माइंड का डेवलपमेंट, तो आहार से माइंड का, आप तीखा खाकर देखो, 3-4 दिन तक रोज बहुत तीखा खाकर देखो, अपने आप आपको महसूस होगा कि आप में इम्पेशेंस बढ़ गया है, यानी कि आप बहुत जल्दी रिएक्ट हो रहे हो, आपका गुस्सा करना भी बढ़ गया है। तो ये बहुत आसान उपाय है। अगर आपको आपके गुस्से को कम करना है, आपको मिठास बढ़ानी है, तो तीखा कम करो, मीठा खाओ। ज़रूर, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे पुराणों में लिखा गया है, मैं आपको गीता के अध्याय का भी यहाँ पे रेफरेंस दूँगी। डियर फ्रेंड्स, गीता के 17वें अध्याय में लिखा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक ये 3 आहार के भेद होते हैं।
और ये मन के भी भेद निर्माण करते हैं, यानी कि सत्व गुण युक्त आहार खाने वाली माँ सात्विक वृत्ति के बच्चे को जन्म देगी। राजसिक आहार खाने वाली माँ राजसिक वृत्ति के बच्चे को जन्म देगी और तामसिक आहार करने वाली माँ तामसिक वृत्ति के बच्चे को जन्म देगी। तो ये गुण क्या होते हैं? सत्व गुण वाला यानी कि जो अपने विचारों पर स्थिर रहता है, जो सत और असत यानी कि सही क्या है, गलत क्या है, इसमें का भेद जानता है, वो होता है सत्सद विवेक बुद्धि। यानी कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका विशेष न्याय से जानने वाला बच्चा निर्माण होगा, वो है सात्विक बुद्धि वाला। राजसिक यानी कि ही वोंट बी एबल टू टेक द डिसीजन, कंफ्यूजन वाला बेबी आएगा। तो ज्यादा खट्टा तीखा खाने से, लवण रसात्मक आहार लेने से राजसिक गुणों वाला बेबी तैयार होगा। और तामसिक यानी कि दूसरों का बुरा जानने वाला, दूसरों के बारे में बुरा सोचने वाला और खुद बुरा बिहेव करने के बाद में भी जो सोचता है कि मैं ही सही हूँ, ऐसे वृत्ति वाला जो होता है वो होता है तामसिक वृत्ति वाला। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कौन से बुद्धि वाला बेबी चाहते हो? सात्विक, राजसिक या तामसिक? डेफिनेटली आप सब लोग सात्विक वृत्ति वाला ही बेबी चाहोगे। तो ये अगर सात्विक वृत्ति वाला बेबी चाहिए तो आपका आहार भी सात्विक होना चाहिए, आपका विहार भी सात्विक होना चाहिए, आपका व्यवहार भी सात्विक होना चाहिए। अगर आप ही सात्विक आहार विहार और विचार नहीं करोगे तो आने वाले बच्चे में भी ये सात्विकता नहीं आ पाएगी। तो ये आहार विहार और विचार ये साइंटिफिकली टेक्निक से अगर हम अनुभव करते हैं तो आप खुद में भी बदलाव पाओगे और आपके आने वाले बच्चे में भी बदलाव पाओगे। आहार के बारे में जितना कहे उतना कम है, क्योंकि आहार के बारे में आयुर्वेद में इतने सूक्ष्म मुद्दे दिए गए हैं। कभी आपसे फिर से मुलाकात हो गई किसी सेशन में तो आप जरूर जानोगे। एंड इवन ट्राई टू फॉलो अवर पेज ऑल्सो, ताकि आपको कई आयुर्वेद की ऐसी चीजें पता चलेगी जो आपका जीवन बदल सकती हैं। तो जरूर पेज को भी फॉलो कीजिए और गर्भ संस्कार की हमारी श्रृंखला को भी अटैच रहिए ताकि आप ये सारा ज्ञान कर पाए। अभी हम देखते हैं हमारे माइंड का पावर क्या है, व्हाट इज द साइंस। कई लोग पूछते हैं मैडम सच में गर्भ संस्कार का परिणाम होता है क्या? हमने तो नहीं देखा, कैसे जानेंगे कि ये गर्भ संस्कार का ही परिणाम है? तो एक सिंपल सी टेक्निक है जिसको आप सब लोग अगर मेरे साथ करोगे तो आप भी आपके माइंड के पावर के बारे में जान पाओगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई विल रिक्वेस्ट यू एवरीवन कि आप सब लोग आंखें बंद कीजिए और सिर्फ मेरी आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। सो क्लोज योर आईज, आपकी आंखें बंद करो। आप जहां पे भी बैठे हो वहां से उठो, आपका घर में जहां पे भगवान का घर है वहां पे जाओ, भगवान को नमस्कार करो। चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। जहां पे आपका चप्पल स्टैंड है, शायद कितने दिनों से चप्पल पहनी नहीं होगी, चलो चप्पल पहनते हैं, हमारी चप्पल पहन के जरा घूमने के लिए जाते हैं। आपके बिल्डिंग के नीचे, आपके घर के बाहर जरा आते हैं, खुली हवा में देखते हैं बाहर। बहुत अंधेरा है क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग बाहर घूमने के लिए निकले हैं। बाहर एकदम शांतता है। चलो घूम के फिर से वापस घर में आते हैं। घर में चप्पल उतारते हैं घर के बाहर। घर के अंदर आने के बाद में पूरे घर में जहाँ पे आपका किचन है वहां जाते हैं। पानी कहाँ पे रखा है? चलो पानी का ग्लास लेने की कोशिश करते हैं। पानी का ग्लास लिया, पानी का नल खुला छोड़ा, पानी लिया, पानी की आवाज आ रही है। चलो अभी पानी पिया, पानी को टेस्ट किया। अभी मूड कर रहा है कि हम थोड़ी शक्कर खाते हैं। चलो शक्कर का डिब्बा खोला, शक्कर निकाली, 1 चम्मच शक्कर खाई, बहुत मीठा लग रहा है। थोड़ी सी सौंफ खाई। चलो अभी रूम में आते हैं फिर से जहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए हैं और चलो आंखें खोलते हैं। अभी आप सब लोग मुझे बताइए कितने लोग महसूस कर पाए, देख पाए और ये सब कर पाए? जरा हैंड रेस कीजिए। कितने परसेंट लोग हम देखते हैं कि कर पाए? यस, गुड, वेरी नाइस। सो यस, वेरी नाइस। सो इतने सारे लोग
ये सब जान पाए। ये कैसे हो पाया? आप तो यहाँ पे बैठे हैं मेरे स्क्रीन के सामने, तो आप सब लोग कैसे कर पाए ये? दिस इज द पावर ऑफ माइंड। और अगर आप यहाँ पे आंखें बंद करके बैठे हो, तो बाहर जो गया चप्पल पहन के, जिसने पानी पिया, जिसने शक्कर खाई, और जो फिर से यहाँ आकर बैठा, वो कौन था? वो कौन था? वो आप ही थे या आपका माइंड था? सो माय डियर फ्रेंड्स, इट वॉज योर माइंड। ये आपका मन था जो आपको लेकर गया इन सारे जगह पे, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, मन में एक ऐसी पावर है जो आपको ये कहीं पे भी लेकर जा सकती है। हाँ, आप कहीं पे भी माइंड के पावर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद इसको सूक्ष्म द्रव्य मानता है। तो ये शरीर से बाहर निकल के कहीं पे भी जा सकता है और वापस शरीर में आ सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ माइंड। तो अब हम जानते हैं कि हमें कैसे होता है, ये ज्ञान कैसे होता है और बच्चे को ये ज्ञान कैसे होता है। तो ये चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही आपको एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज द साइंटिफिक गर्भ संस्कार। ये आज पूरी दुनिया में गर्भ संस्कार का ढिंडोरा जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? तो दिस इज ओनली द पावर ऑफ माइंड। ये सिर्फ और सिर्फ माइंड का पावर है। ध्यान से सुनिए, समझिए, जानिए। जब मैंने कहा कि आपको ये करना है, तब आपके कानों ने सुना, हियरिंग, है ना? आपके कानों ने सुना, फिर आपने लिसनिंग किया, यानी कि आपके जो कर्णेंद्रिय है उसने वो सुना। कान के अंदर सूक्ष्म इंद्रिय होते हैं, उस इंद्रिय ने ये बात सुनी। फिर ये इंद्रिय इस ज्ञान को कि अभी यहाँ जाना है, इस शब्दों को लेकर हमारे ब्रेन तक गए। ब्रेन में अंडरस्टैंडिंग हुआ, आपने ये समझा कि क्या करना है। फिर हमारे सोल को नॉलेज मिला। ज्ञाता कौन है हमारे शरीर में? सोल है। फिर ये नॉलेज मिलने के बाद में मेमोराइजिंग हुआ, है ना, कि पानी पीना है, शक्कर मीठी होती है, ये यहाँ पे होता है। ये सारा जो स्मृति में स्टोर्ड नॉलेज है, उसका आपने विनियोग किया, मेमोराइजिंग किया विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। और फिर ये जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स है, वो हमारे कर्मेंद्रिय तक गए, एक्शन, है ना, अपने एक्शन किया। और फिर जो भी हमने एक्शन किया, उसने हमें मेमोराइजिंग किया। तो ये सेशन खत्म होने के बाद में आप आपके दोस्तों को, माँ को, पिताजी को, फ्रेंड्स को, सबको बताएंगे कि मैडम ने ऐसे ऐसे सेशन लिया था। तो ये कहाँ पे स्टोर हुआ सेशन? आपके मेमोरी में स्टोर हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये है ज्ञान प्रक्रिया, यानी कि इन सब में ऐसा कौन है जो ये शब्दों को लेकर जाता है ब्रेन तक, जो ये आकलन करवाता है, जो इन हाथों को, इन पैरों को एक्शन करने के लिए मजबूर करता है। तो अगेन इट्स अ माइंड। सो माइंड के प्रेजेंस के सिवा आपको ज्ञान नहीं हो सकता। इसके 2-3 घर के सिंपल एग्जांपल देती है, सिर्फ रेज कीजिए हैंड आप कि ये आपने महसूस किया है या नहीं किया है। क्लास में 20 बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें से 2 बच्चे पूछते हैं, क्या बताया आपने टीचर? सबके कान वहीं पे होते हैं, फिर भी 2 लोग बोलते हैं कि हाँ, सच में सुनाई नहीं दिया। घर में ऐसे होता है कि दूध उबल गया है और सासू माँ उस रूम से बोलती है, स्मेल आ रहा है दूध का, कहीं गैस पर दूध तो नहीं है। हम सामने होते हैं पर हम सूंघ नहीं पाते हैं, नाक तो नजदीक है गैस के, पर फिर भी हम सूंघ नहीं पाते हैं। गाड़ी पर गाड़ी चलाते हुए पीछे बैठी हुई फ्रेंड बोलती है, अरे तूने देखा क्या, अभी यहाँ से एक कुत्ता गया था, ये कलर का था, या उसने कैसे ड्रेस पहना था, सेम मेरे जैसा ड्रेस था। गाड़ी चलाने वाली बोलती है, मैंने तो नहीं देखा, आंखें वहीं पर है, वस्तु वहीं पर है, पर दिखती नहीं है। यहीं पे तो था, लेकिन दिखा कैसे नहीं? है ना, महसूस किया था आपने ऐसे कभी? कभी कभी ऐसे होता है कि हम देखते हैं कि हाँ, मुझे तो गर्म ही महसूस नहीं हो रहा है। यू कैन एक्सपीरियंस द फीलिंग इन द वर्ड्स ऑल्सो। आपने, किसी ने जानबूझ के सॉरी कहा है, किसी ने ऐसे ही सॉरी कहा है, किसी ने प्यार से सॉरी कहा है, किसी ने गुस्से से सॉरी कहा है। यू कैन डिफरेंशिएट द फीलिंग्स इन द टच ऑल्सो, कि ऐसे ही नजदीक लिया है, जानबूझ के धक्का मारा है, गलती से धक्का लगा है, यू कैन रिकॉग्नाइज इट, राइट?
ये सब डिफरेंस आप महसूस करते हो या नहीं करते हो? तो ये सब क्यों होता है? ये होता है क्योंकि आपके माइंड के प्रेजेंस या एब्सेंस के वजह से। सिंपल एग्जांपल, दूध का स्मेल आता है उबले हुए दूसरे रूम में, लेकिन सामने नहीं आता है। नाक वहां पे है, बट माइंड ही नहीं है अगर नाक में प्रेजेंट, तो कैसे ज्ञान कर पाएगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इन उदाहरणों से आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि हमारे इंद्रिय जन्य ज्ञान ग्रहण के लिए हमारे मन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। और मन इंद्रियों में तभी रह पाएगा जब आप मेडिटेशन कर पाओगे। सो गर्भ संस्कार में हम ये सीखते हैं कि हम कैसे माइंड को मेडिटेट करेंगे, कैसे इस माइंड को एक जगह पे कंसंट्रेट करेंगे, कैसे इस इंद्रियों के साथ जोड़ के रखेंगे ताकि हमें 100% नॉलेज मिले। तो अभी क्लास में तो टीचर सभी को सही सिखाते हैं, परंतु कोई बच्चे फर्स्ट आते हैं, कोई बच्चे नहीं आ पाते हैं। ये क्यों होता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक से ना होने के कारण। आईक्यू तो अलग बात है, उसके बारे में भी आगे जानेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ इतना जानिए कि जब तक आपका माइंड आपके इंद्रियों के साथ संलग्न नहीं होगा, तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, गर्भ को कैसे ज्ञान होगा? क्योंकि गर्भ का शरीर मन और आत्मा माँ के शरीर मन और आत्मा के साथ संलग्नित है। सो इसलिए माँ जो सुनती है वो बेबी सुनता है, माँ जो सूंघती है वो बेबी सूंघता है, माँ जो देखती है बेबी वो देखता है, माँ जो स्पर्श अनुभव करती है बेबी वो स्पर्श अनुभव करता है, माँ जो बोलती है वो भाषा बच्चा सीखता है। और इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने भी मातृभाषा में अध्ययन का अभी अट्टहास किया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यही गर्भ संस्कार का साइंस है कि बच्चे का मन शरीर और आत्मा माँ के मन शरीर और आत्मा के साथ संलग्नित ज्यादा देर तक रहता है, इसलिए माँ पर संस्कारों का जो बर्डन है वो ज्यादा होता है। बहुत बार माँ बोलती है कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है क्या, पिताजी की नहीं है? सो माय डियर फ्रेंड्स, माँ की भी है, पिताजी की और फैमिली मेंबर्स भी की भी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा पावर ऑफ माइंड। माँ के साथ तो माइंड है, लेकिन बच्चे का माइंड माँ का शरीर और उसका शरीर छोड़कर पापा के साथ, दादी के साथ, नानी के साथ कहीं पे भी जा सकता है। हाँ, अगर सोल का प्रेरणा, आत्मा के प्रेरणा से मन और शरीर दोनों भी काम करते हैं। इसीलिए माँ का, पिताजी का और घर के सभी सदस्यों का कर्तव्य है कि बच्चे के सोल को, आत्मा को और बच्चे के मन को हमें प्रेरणा ऐसी देनी चाहिए जो सकारात्मक हो, और जो सकारात्मक चीजों के प्रति लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बच्चों को प्रभावित करे और आने वाले बच्चे में स्थिर सतत विवेक बुद्धि को लेकर जाए। सो दिस इज द साइंस ऑफ गर्भ संस्कार। मैं सोचती हूँ कि आज इतना भी आप समझ पाए तो आप अच्छा बोलोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा देखोगे, तो अपने आप सुयोग्य प्रोजनी तैयार हो पाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आगे देखते हैं व्हाट इज इंटेलिजेंस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे आईक्यू के बारे में, जो हम हमारे गर्भ संस्कार में सिखाते हैं। व्हाट इज इंटेलिजेंस? होशियारी क्या है? इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन द वर्ड्स। हम ऐसे देखकर नहीं बोल सकते कि ये होशियार है। 100% मार्क्स लेने वाले को भी कभी कभी कॉमन सेंस नहीं रहता है, तो कॉमन सेंस रहने वाले को कभी कभी मार्क्स नहीं आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड, टू लर्न, टू थिंक एंड टू एक्सप्रेस। बच्चों को बैठना सिखाते नहीं हैं हम लोग, वो देख देख के सीखते हैं। अंडरस्टैंडिंग है, पैर ऐसे फोल्ड करना है, ऊपर ऐसे बैठना है हम नहीं सिखाते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, जो वो सुनते हैं। सो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं, घर के सभी सदस्यों की बहुत ही ज्यादा बन चुकी है कि बच्चा देख रहा है अंदर से, उसे क्या समझता है, उसे क्या देखता है, ये बोलने वाले सभी माता पिता और घर वाले सदस्य सजग हो जाओ। गर्भावस्था के तीसरे महीने में इंद्रिय की उत्पत्ति, चौथे महीने में हृदय की उत्पत्ति, पांचवें महीने में मन की उत्पत्ति और छठवें महीने में बुद्धि की उत्पत्ति होती है। सो दिस इंटेलिजेंस हैव सो मेनी इम्पैक्ट। किस किस चीज का इम्पैक्ट होता है और कैसे होता है? कैन वी इंक्रीज द आईक्यू? यस, हम आईक्यू इंक्रीज कर सकते हैं।
प्रेगनेंसी में 60% ब्रेन डेवलपमेंट होता है, 0 to 3 में 20% डेवलपमेंट होता है और 3 to 5 एज में 20% डेवलपमेंट होता है। 60% पैसिव हमारे हाथ में है, जो सबसे आसान है, इसे मिस प्लीज मत कीजिए। 20% बच्चे जब छोटे हैं तब और मुश्किल हो जाता है, और आगे के 3 to 5 और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो रिएक्शनरी है, वो 100% आपके हाथ में नहीं है। लेकिन गर्भावस्था में जो आईक्यू डेवलपमेंट होता है वो आपके आहार विहार और विचारों पर 100% डेवलप्ड है। So don't miss this chance to grow, to stimulate IQ in the pregnancy. So 0 to 3 का भी हम जरूर विचार करेंगे, 3 to 5 का भी विचार करेंगे, तभी हम इस IQ को बढ़ा पाएंगे। So my dear friends, can we increase IQ? We cannot increase IQ, but we can stimulate the IQ. हम IQ को स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिसके वजह से प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए बच्चों का, और वो सही तरीके से होशियार माने जाए हमारे सोसाइटी में। What are the factors that influence the intelligence? क्या है? So कई लोग बोलते हैं हाँ उसके माता पिता होशियार है तो होशियार ही होगा बच्चा, या फिर माँ को तो अक्ल ही नहीं है तो ये भी ऐसे ही होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होता है। कौन से फैक्टर्स है जो इंटेलिजेंस को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है हेरिडिटी। पर पता है आपको, मम्मी और पापा की हेरिडिटी सिर्फ 25% है, 1/4। सो जिनके मम्मी पापा होशियार है उनके ही बच्चे होशियार होंगे, ऐसे नहीं है। जिन माता पिताओं को ऑन एन एवरेज मार्क्स मिले हैं वो भी नाराज मत होइए, क्योंकि आपके बच्चे सबसे ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। और जिनके माता पिता बहुत होशियार है वो ऐसे ना समझे कि आपके बच्चे होशियार ही होंगे, क्योंकि जेनेटिक्स सिर्फ 25% रोल प्ले करता है। बचे हुए 75% क्या है? बचे हुए 75% में 25% है आपका डाइट। हाँ, आहार 25% रोल प्ले करता है। बासी खाना जो खाएगा, विरुद्ध आहार जो खाएगा, जो चिपचिपा आहार खाएगा, जो बहुत ज्यादा मीठा खाएगा, बहुत ज्यादा तीखा खाएगा, उन सभी का IQ हैम्पर हो सकता है। तो इसीलिए आहार बुद्धिवर्धक होना चाहिए। ये बुद्धिवर्धक आहार क्या होता है? जो न्यूरॉन्स अच्छा बनाए। जो न्यूरॉन्स अच्छा बनाए वो आहार क्या होता है? वो आहार होता है जिसमें सही मात्रा में फैट्स हो, सही मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो, सही मात्रा में DHA हो। तो ऐसा संतुलित आहार हम ले सकते हैं। आयुर्वेद में भी कई ऐसे, जैसे बादाम है, अखरोट है, ऐसे कई द्रव्य बताए गए हैं जो बुद्धिवर्धक है। जो दूध भी है जो बुद्धिवर्धक है। सो बुद्धिवर्धक आहार लेना जरूरी है। साथ में बुद्धि का नाश ना करने वाला आहार अवॉइड करना ये भी उतना ही जरूरी है। सोशल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल प्रोसेस और कंडक्ट एंड बिहेवियर। घर वालों का कंडक्ट एंड बिहेवियर, यस, ये 25% रोल प्ले करता है। माँ कैसे बिहेव करती है, पापा कैसे बिहेव करते हैं, आपके भावनाओं को हम कैसे नियमित करते हैं, वो बच्चे के IQ पर परिणाम करता है। तो अगर कोई पापा गुस्से में मोबाइल फेंकते हैं या कोई माँ गुस्से में खुद को मारती है, तो बच्चे भी वैसे ही करते हुए आपको नजर आएंगे, और जो उनकी इमोशनल IQ को खराब कर देंगे। वो खुद के भावनाओं को संतुलित नहीं कर पाएंगे। तो इंटेलिजेंस, जो भावनात्मक इंटेलिजेंस है, उसे भी मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। जागरण जैसे क्रोध, मत्सर, ईर्ष्या, मत्सर, ये सारी जो षड्रिपु बताए हैं, उन सभी विकारों को हमारे मन से दूर करना है। तो योग में जो यम और नियम बताए गए हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स बताए गए हैं, उन सभी को आपको आत्मसात करना होगा, ताकि आपके बच्चे के IQ पर परिणाम ना हो। आपको सिर्फ आज इतना ही बता पाऊंगी कि यहाँ पे 9 प्रकार के IQ होते हैं, जिनको हम स्टिमुलेट कर पाते हैं। हमारे आयुर्मंगलम गर्भ संस्कार केंद्र में हम इन सबको स्टिमुलेट करने के लिए कई एक्टिविटीज मदर्स को बताते हैं। हमारे साथ डॉक्टर माधुरी विटेकर आने वाले 29 और 30 तारीख के सेशन में म्यूजिकल IQ के बारे में बात करने वाली है। सो म्यूजिक प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ग्रो IQ को बढ़ाने में, स्टिमुलेट करने में मदद करने वाला है। सो म्यूजिकल IQ के साथ में आप लिंग्विस्टिक IQ को भी स्टिमुलेट कर पाते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक IQ को भी स्टिमुलेट कर पाते हैं, आप लोगों से जुड़ पाते हैं।
सो म्यूजिक एक ताल है, एक रिदम है जिसमें, तो हमारा शरीर भी ताल और रिदम के साथ बंधा हुआ है। सैड सॉन्ग सुनते हैं तो सैडनेस महसूस होता है, रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं तो रोमांटिक महसूस होता है। तो जैसे म्यूजिकल आईक्यू जो है वो हमारे बच्चों के स्मृति और बुद्धि को वर्धन करने में भी बहुत मदद करता है, साथ ही साथ शारीरिक विकास के लिए भी मदद करता है। आज संगीत शास्त्र में बहुत बड़ी म्यूजिकल ब्रांच डेवलप हो रही है, जिसे हम मेडिकल म्यूजिक कहते हैं। सो ये मेडिकल म्यूजिक क्या होता है, बच्चे के विकास के लिए ये क्या परिणाम करता है, ये अगर आपको सीखना है तो जरूर डॉक्टर माधुरी विटेकर को ज्वाइन कीजिए हमारे साथ में 29-30 को। लेकिन आज भी मैं आपको कुछ नुस्खे बताऊंगी जो आपको आज के सेशन से भी कई महत्वपूर्ण चीजें आप आपके दैनंदिन जीवन में ये कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सुबह, दोपहर, शाम को आप अगर म्यूजिक के साथ में मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं तो बेबी का भी बॉडी, माइंड एंड सोल इस म्यूजिक के साथ में रिदम ज्वाइन करेगा और बच्चे के विकास के लिए मदद करेगा। तो सुबह आप अगर भूपाली राग के गाने सुनेंगे तो आपका बच्चा कभी आलसी नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए आपको ये टिप बहुत ध्यान में रखनी है कि सुबह भूपाली राग के ऐसे गाने गाए जो आपके शरीर को, मन को और आत्मा को अवेकनिंग करेंगे, जागृत करेंगे और आपका बच्चा कभी आलसी नहीं होगा। ये 9 प्रकार के आईक्यू को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज आप ढूंढ सकते हो, सोच सकते हो, डॉक्टर्स के साथ कई ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम देखते हैं भूपाली राग के गाने। आकाश जी, यस, भूपाली राग के गाने जैसे पवन प्रभाती, सबको जगाती, भवरे भी करते हैं गुंजन इज वन ऑफ द सॉन्ग इन इट, या फिर उठ जाग मुसाफिर, भोर भई जैसे कई सॉन्ग्स हैं। मराठी में भी आप देख पाओगे कि वासुदेव के जो गाने होते हैं, भूपाली राग के कई गाने हैं, तो वो आप सुन सकते हो, भूपाली राग के गाने। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द क्वालिटीज। आज मैंने आपको बताया था कि हम जानेंगे कि आपको मनचाहा बेबी यस भूमि भूपाली राग के गाने सुनने हैं आपके। इफ यू पुट ऑन द इंटरनेट आपको कई भूपाली राग के गाने मिलेंगे जो मन और शरीर को जागृत अवस्था उत्पन्न करेंगे। यस, थैंक यू। सिलेक्शन ऑफ द क्वालिटीज फॉर योर चाइल्ड। आप मनचाहा गुण वाला बेबी प्राप्त कर सकते हो। मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि आई विल टीच यू वन टेक्निक विच विल गिव यू, आपको जैसा बेबी चाहिए वैसा बेबी आपको दे सकता है। सो हियर यू कैन सी, एक चित्र दिख रहा है, ये चित्र किस चीज का है बताएंगे, चैट बॉक्स में बताइए। यस, दिस पिक्चर इज ऑफ कुंडली। आप में से कितने लोग कुंडली को मानते हैं? मेनी ऑफ यू मानते होंगे, मेनी ऑफ यू नहीं मानते होंगे। तो देखिए कुंडली क्या होती है। तो जिस समय पर हमारे बच्चे का जन्म होता है उस समय ग्रह, नक्षत्र, भौगोलिक परिस्थिति क्या होती है उस पर से कुंडली लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक कुंडली लिखी है क्योंकि आप सब लोग जिस बच्चे को जन्म देंगे उस सब के गुण, ग्रह, नक्षत्र नहीं, आप डिसाइड करने वाले हो। हाँ, एक डायलॉग है वेरी फेमस फ्रॉम द मूवी ऑफ शाहरुख खान, जब कोई चीज पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है। तो दिस इज वेरी ट्रूली सेड, ये बहुत सही कहा है। आयुर्वेद भी यही मानता है कि सारा दुनिया यानी क्या है, ये पांच भौतिक है सृष्टि पूरी। तो जो जो पिंड में है, जो जो आप में है, वो सब ब्रह्मांड में है। तो अगर आप आपके मन से पूरे ब्रह्मांड में एफर्मेशंस डालोगे, सोच डालोगे कि मुझे इस गुणों का बेबी चाहिए, तो पूरी सृष्टि आपके बच्चे को वैसे ही बनाने में आपको मदद करेगी। चाहे बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ग्रह हो, तारे हो, नक्षत्र हो, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, महाभूत, आपका शरीर, आपका मन, आपका आत्मा, ये सब आपको आपके बच्चे में वो क्वालिटीज लाने में मदद करेंगे। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है जो मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ। घर के सभी सदस्यों को इस ब्लैंक कुंडली में गुण लिखने हैं। जैसे दादी चाहेगी शांत बेबी चाहिए, माँ चाहेगी हंसने वाला बेबी चाहिए, पापा बोलेंगे मुझे डांसर बेबी चाहिए, माँ बोलेगी मुझे देशभक्त चाहिए,
तो घर के सदस्यों को जो जो गुण लगते हैं कि अपने बच्चों में आने चाहिए, उन गुणों का सिलेक्शन करके लाल रंग के पेन से आपको इस कुंडली पर लिखना है और इन गुणों का चार्ट लिखने के बाद में आपको आपके घर में जो मिरर है उस पर पेस्ट करना है। वाई मिरर? मिरर पे ही क्यों पेस्ट करना है? क्योंकि मिरर में हम खुद को देखते हैं और ये आपको महसूस होना चाहिए कि अभी आपके बच्चे से पहले आप के बच्चे से पहले आपका सॉरी आपसे पहले आपका बेबी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे सबके विचार से स्वार्थ निकल के हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, तो वो निकल के सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बारे में सोचेंगे। तो आपको क्या करना है? इन गुणों का अवलोकन करना है, यानी इन गुणों को रोज एक बार पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है? वर्तमान काल में पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ूंगी, मेरा बच्चा बहुत ही शांत स्वभाव का है। आई विल नॉट से ये शांत बनेगा, बेटा तुम शांत बनना, हाँ। और माँ रोज चिल्लाती है, तो बच्चा शांत नहीं बनेगा। हम क्या कहेंगे? बेटा आपको आप बहुत ही शांत स्वभाव के हो, आप बहुत ही संयमी हो, आप देशभक्त हो, आप मातृभक्त हो, आप पितृभक्त हो, आप यशस्वी हो, आप तेजस्वी हो, आप स्मृतिवान हो, आप धनवान हो। तो यू हैव टू से इट इन द प्रेजेंट टेंस। तो धीरे धीरे आप में भी वो भावनाएं आने लगेगी और आपके बच्चे में भी वो भावनाएं आने लगेगी, ऑलरेडी आई एम दैट व्हाट माय पेरेंट्स आर थिंकिंग अबाउट मी। और वो आपका और आपके बेटे का, आने वाले बच्चे का मनोधैर्य, आत्मबल बढ़ाएगा, जो आपको उसी गुणों का बच्चा आपको देंगे। और ये सिर्फ शारीरिक और मानसिक गुणों के बारे में नहीं, आध्यात्मिक गुणों के बारे में भी देखा गया है। आई कैन शेयर यू सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ माई पेशेंट्स, जिन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण जी के मूर्ति को देखकर, श्री कृष्ण जी के फोटो को देखकर, घर में किसी की भूरी आंखें नहीं है लेकिन भूरी आंखें हैं, माँ बाप काले हैं बट बच्चा बहुत गोरा है, मम्मी पापा होशियार नहीं है, बच्चे बहुत होशियार हैं, माँ के पिताजी के बाल बहुत ही कम हैं, भूरे रंग के हैं, लेकिन बच्ची के बाल बहुत ही काले, घने और लंबे हैं। तो इस प्रकार के हजारों एग्जाम्पल्स अपने पास है, जो इस पावर ऑफ मेडिटेशन से आया हुआ है। गर्भ संस्कार ये ऐसी टेक्निक है जिसको अगर हम अपनाते हैं तो हम भी ऐसे ही बच्चे को आत्मसात कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिलेक्ट द क्वालिटीज वॉट एवर यू वांट, पुट इट इनटू दिस चार्ट। इस चार्ट पे रखने के बाद में इसको मिरर पर चिपकाओ, जो आपके अहम भाव को निकाल के आपके आने वाले गर्भ के प्रति आपकी भावनाएं सजग करेगा। वर्तमान काल में इसको पढ़ो ताकि वो आपको भी शक्ति देगा और बच्चे को भी आत्मबल और मनोबल देगा। और इसी तरह से आप आपके बच्चे में मन चाहे गुण ला सकते हो। सो टाइम इज रनिंग माय डियर फ्रेंड्स, 1 घंटा 11 मिनट हो चुके हैं। वी हैव टू स्टॉप टुडे। आज हमें यहीं पे रुकना होगा। रुकने से पहले मंत्र के बारे में जरूर बताऊंगी। मननात् इति मंत्रः कहा गया है, मंत्रों की शक्ति बहुत है। इसके पीछे साउंड वेव्स का साइंस है। सबको पता है कि साउंड वेव्स कैन ट्रेवल मोस्ट फास्ट एंड इट कैन मेक मोस्ट वेव्स इनटू द वाटर। सो बच्चा जो है, हमारा शरीर 70% पानी है, बच्चा पूरे 100% पानी में है, बच्चे का शरीर भी 70% पानी है। तो हमारी जो साउंड वाइब्रेशन है वो बच्चे तक पहुंचेगी और वो जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी से पहुंचेगी उतने ज्यादा मात्रा में वहां पे वाइब्स निर्माण होंगे। जितने ज्यादा वाइब्स निर्माण होंगे उतने ज्यादा गायराय और सल्काई निर्माण होंगे। जितने ज्यादा बच्चे के ब्रेन में गायराय और सल्काई निर्माण होंगे उतना ज्यादा बेबी के ब्रेन का सरफेस एरिया होगा। जितना बच्चे के ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा होगा, और जितना नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा होगा उतना हमारे बच्चे का आईक्यू ज्यादा होगा। इतना सिंपल साइंस है बिहाइंड दिस मंत्र। सो इस मंत्र को जानिए, उसके पावर को जानिए और हमारे आने वाले इस पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे साथ आप सब मिलके प्रार्थना कर सकते हैं। आप सबके सामने है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र को सार्थ कहिए, यानी अर्थ जान के कहिए। इस मंत्र में कहा है हम सब साथ है, हम सब साथ भोजन करेंगे, हमारे शरीर की धारणा भी साथ में इस भोजन से होगी, हम सब तेजस्वी कार्य के लिए साथ में काम करेंगे, हमें विष समान जो भी चीजें हैं, क्रोध, माया, मत्सर, ईर्ष्या, वो सब नहीं चाहिए। हम खुद के मन की शांति की प्रार्थना करते हैं, हम हमारे कुटुंब के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और हम पूरे विश्व के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व का एक हिस्सा मैं हूँ और इसी विश्व में और एक हिस्सा लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस शांतिपूर्ण आने वाले तेजस्वी अपत्य के लिए हम शांतिपूर्ण प्रार्थना करते हैं। So thank you so much for attending this session. Best wishes for the Tejasvi Nirmiti. You can contact us on 7249099883. हमारे आने वाले 29 और 30 के सेमिनार